किसी कार का मूल्य 2 क्रमागत वर्षों में 15% और 20% कम हो जाता है, तो कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो 2 लगातार वर्ष हैं, तो या तो हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या एक काम और कर सकते हैं, इनको हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 और 15 की होती है 3/20। इसका मतलब पहले वर्ष यदि मूल्य 20 था तो 3 कम हो गया, 17 रह गया। दूसरे वर्ष यदि 5 था तो कितना रह गया, 4। तो 20 5 100, 17 चौके 68, कितने की कमी हुई है, 32 की। ये तो 32 यूनिट है। प्रतिशत बनाने के लिए हमें किस पर जाना होगा, 100 पर। तो जब 100 पर हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रतिशत उतना ही आता है, तो 32% की कमी हुई है। 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल को गलती से 2 घंटे 30.5 मिनट लिख दिया गया, तो त्रुटि प्रतिशत बताएं। तो त्रुटि हम सीधा देख रहे हैं कि 2 घंटे 25 मिनट लिखना था, लिख दिया 2 घंटे 30.5 मिनट। तो 25 और 30.5 में हमें पता है 5.5 मिनट का फर्क होता है, तो 5.5 मिनट की त्रुटि हुई है। इसे प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत किस पर निकलेगा, प्रतिशत निकलेगा 2 घंटे 25 मिनट पर, क्योंकि वास्तव में एक्चुअल में लिखना तो यही था, गलती से इतना लिख दिया, ये 5.5 ज़्यादा है। तो 5.5 बटे 2 घंटे 25 मिनट को यदि हम मिनट बनाएंगे तो 2 घंटे में हो गए 120 मिनट और 25 ये, यानी 145 मिनट पर 5.5 की त्रुटि हुई है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा भी करना होगा, तो एक जीरो यहाँ लगाएंगे, 5 पर काटेंगे 11, ये 5 पर कटेगा 29, यानी 110/29%। इसे अभी हम प्रतिशत में भी बदल सकते हैं, तो 29 को हम 3 पर जाएगा, 29 दिया 87, यानी 3 सही 23/29%। भिन्न में बना सकते हैं या और आगे भाग देकर दशमलव में भी हम लिख सकते हैं। राम ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 11% की दर से व 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% की दर से राशि उधार ली। यदि वह 9 वर्षों के अंत में 21,400 रुपये का भुगतान करे तो राशि क्या थी। तो पहले 2 वर्षों के लिए 8% की दर से, यानी हम कह सकते हैं कि पहले वर्ष भी 8% ब्याज बना, दूसरे वर्ष भी 8%, तो कुल बनेगा 16% ब्याज प्लस फिर अगले 3 सालों के लिए 11 यानी 11 ये 33%, और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तो कुल हमारे पास 9 वर्ष हैं, 5 तो ये हो गए, बाकी कितने बच गए 4, उनमें कितनी है दर 16 है, तो 16 चौके 64%। तो हम कहेंगे 33 16 64 80 और 33 113%, ये कुल उसे ब्याज है वो देना होगा। उसने दिया किया कितना है 21,400, तो हम कहेंगे 113% की वैल्यू हुई 21,400 है। और क्या बताना है, राशि क्या है, राशि अपने आप में 100% होती है। तो 21,400 को हम डायरेक्ट 113 से भाग देकर 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं तो सहायता होगी। पहले 214 है तो 1 पर जाएगा 113, ये बचेगा 101, 1010 हो गए। अब 11 99 और इधर से कैरी भी आएगी, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 पर चला जाएगा, 8 दिए 24, 11 8 88 और 2 90, 10 में से 4 कटाएंगे 6, 106, 1060। अब 11 99 चला जाएगा तो 18,9, यानी ये ऑप्शन सेकंड, तो 18,938 रुपये ये राशि थी। गणित में ए के अंक उसके अभ्यास समय के अनुक्रमानुपाती हैं। 6 घंटे के अभ्यास में ए को 70 अंक मिलते हैं, तो 90 अंक प्राप्त करने के लिए उसका अभ्यास समय बताएं। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब इंग्लिश में होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी जितना अभ्यास करेगा उतने ही उसके अंक बढ़ते जाएंगे। तो हमें दे रखा है कि जब वो 70 अंक प्राप्त करता है तो उसके अभ्यास घंटे हैं 6, अब अंक प्राप्त करने हैं 90, अब उसका समय कितना होगा, तो डायरेक्ट हम तिरछे गुणा करके निकाल लेते हैं। तो 90 गुणा 6 540, इधर इनकी गुणा होगी तो सीधा हम क्या करेंगे 70 से भाग दे देंगे ताकि ये संख्या हमें मिले। 54/7, 7 7 49, यहाँ बचा है 5 50 हो गए, फिर से 7 7 49, तो लगभग 7.7 घंटे उसे अभ्यास करना होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी गेंदों में पुनः ढाला जाता है, तो इस तरह की कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो त्रिज्या का गोला है, गोले का आयतन हमें पता है वो होता है 4/3 πr³। फिर हम जो छोटी छोटी बॉल्स बना रहे हैं उसका भी फॉर्मूला आयतन का यही होगा, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि 4/3 और पाई का कोई काम नहीं, क्योंकि वो दोनों आयतनों में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऐसे सभी प्रश्नों में हम केवल रेडियस देखेंगे। तो पहले त्रिज्या थी 8 और आयतन में हम क्यूब लेते हैं, और फिर नई जो बॉल बना रहे हैं उनका कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 की क्यूब, दोनों की पावर सेम है तो इस तरह लिखा जा सकता है 8/2 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना होता है। तो ऐसी 64 गेंदें बनाई जा सकती हैं। एक पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपराधी का पीछा करता है। अपराधी की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 30 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करे तो कितनी देर में अपराधी पकड़ लिया जाएगा। तो पहली चीज़ तो दे रखी है कि 30 मिनट बाद पीछा शुरू करता है। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो आधे घंटे में
अपराधी की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 चौके 8, यानी अपराधी 8 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो आधे घंटे में 4 किलोमीटर आगे चला गया। तो 4 किलोमीटर का पीछा करना है अब पुलिस ने। तो पुलिस की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ देखें कि यदि पुलिसकर्मी की चाल भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती, दोनों की 8-8 होती, तो चोर उससे 4 किलोमीटर आगे बना रहता। लेकिन अब इसकी चाल फालतू है, कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 4 की गति से ही इसे पकड़ा जाएगा। तो 4 एकम 4, यानी 1 घंटे बाद चोर पकड़ लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते थे। एक दुकानदार ग्राहक से क्रय मूल्य से 14% ज़्यादा शुल्क लेता है। यदि एक ग्राहक मोबाइल फ़ोन के लिए 18,240 रुपये का भुगतान करे तो मोबाइल का क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%, लेकिन दुकानदार 14% ज़्यादा ले रहा है, तो यानी दुकानदार 114% वसूल रहा है। और मोबाइल फ़ोन के कितने लिए हैं? 18,240 रुपये। तो हम कहेंगे कि 114% की वैल्यू ही 18,240 है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 114% की वैल्यू इतनी है, 1% की हो जाएगी, नीचे 114 आएगा। 100% की बताने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। अब 114 पर यदि इसको डायरेक्ट हम काटना चाहें, 114 एकम 114, यहाँ बचेगा 68,684 हो गया, 114 छिके, यानी आ जाएगा ये 16,000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था। 10 और 65 के बीच कितनी संख्याएं 2, 3, 4 से विभाज्य हैं? 2, 3 और 4 से अलग अलग हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। चेक कर लेते हैं 12 से कौन सी संख्याएं, कितनी संख्याएं इनके बीच भाग होती हैं। तो हमें बताना है 10 और 65 के बीच, तो पहली संख्या क्या होगी? 12 एकम 12 होगी, और लास्ट क्या होगी? 65 तक ही है, तो 12 5 60। अब केवल यह पता लगा लेना है कि 12 और 60 के बीच कितनी संख्या 12 से विभाजित हैं। तो या तो हम सीधा कैलकुलेट कर लें, 12, 24, 36, 48, 60, 5 संख्याएं मिलेंगी। यदि बड़ी संख्याएं होती तब हम टेबल पढ़कर नहीं कर सकते थे। तो तरीका क्या रहता है वो भी सीख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या लिखो 60 और सबसे छोटी 12 से भाग करके 1, यानी जितना अंतर है उतने से ही भाग करना है। तो 60 - 12 48 बटे 12 4 और 1 5 संख्याएँ हैं, तो 5 आंसर होगा। 5 दोस्तों का भार 67 किलोग्राम, 85, 70, 90 और 103 किलोग्राम है। तो उनका औसत भार कितना है? औसत निकालने का एक तरीका तो ये होता है कि हम इन पाँचों को जोड़कर और 5 से भाग दे देंगे तो औसत निकलेगा। जल्दी निकालना है तो हम मान लेते हैं कि जैसे सबसे छोटी संख्या यहाँ 67 है और सबसे बड़ी है 103, तो इनके बीच में कहीं जैसे हमने मान लिया 80 किलोग्राम, ये हमारा औसत भार है। अब इस 80 का इन पाँचों संख्याओं के साथ कंपैरिजन करना है। तो पहली संख्या 67 है, कम रह गई तो -13 लिखेंगे। ये 80 से 5 ज़्यादा हो गई तो +5 लिखेंगे। ये 70 10 कम रह गया तो -10। 90 80 से 10 ज़्यादा है तो +10, और 103 80 से 23 ज़्यादा है तो +23। अब इसको हम जोड़कर देखें क्या बन रहा है। सो 10 से 10 कट गया, 23 5 28, 28 में से 13 घटाएंगे, 15 किलोग्राम वजन एक्स्ट्रा आ गया है। कितने दोस्तों पर? 5 पर। तो प्रत्येक के हिस्से 3 औसत और आएगी। तो 80 हमने माना था, 3 यहाँ से आ गई, तो टोटल जो हमारा आंसर हो जाएगा कि औसत वजन उनका है 83 किलोग्राम। एक आयत का परिमाप 70 सेंटीमीटर है, इसका विकिरण 25 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमें दे रखा है 70 सेंटीमीटर, 2 इधर आकर डिवाइड में आएगा तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब इसका एक विकिरण भी दे रखा है। अब यदि हम आयत का डायग्राम देखें तो इसमें एक विकिरण हम खींच लेते हैं। अब इसने कह दिया कि लंबाई और चौड़ाई 35 है, तो ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो इनका और इनका जोड़ हो गया 35, और ये हमें दे दिया विकिरण कितना? 25 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें पता है ये 90 डिग्री का कोण है। इस त्रिभुज में देखें तो यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये दोनों भुजाएं हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों का टोटल पता है 35 है। एक विकिरण हमें दे दिया 25 सेंटीमीटर। अब ऐसी कौन सी 2 भुजाएं होंगी कि उनको जोड़कर 35 बन जाए? तो यहाँ 25 है, ये 5 का स्क्वायर है, यानी 5 इसमें कहीं ना कहीं कॉमन है, तो इधर भी 5। तो जैसे हम एक ट्रिपलेट होती है हमारे पास 3 4 5 होती है, तो अब इसी का आगे स्क्वायर यदि हम 5 से यदि इसको गुणा कर दें तीनों को, तो ये 25, ये 20, ये 15, तो एक तो हमारे पास हो जाएगी 20 और एक हो जाएगी 15। दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 35। इस तरह से माइंड में ही हमने कैलकुलेशन करके ये संख्याएं निकालनी है। तो लंबाई आ गई 20, चौड़ाई आ गई 15, दोनों की गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्षेत्रफल। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल होगा। दालों के मूल्य में 45% की वृद्धि हुई है। दालों के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि दालों का मूल्य अपरिवर्तित रहे? तो दालों का मूल्य पहले मान लेते हैं कि अपने आप में 100% था, अब 45% की वृद्धि हो गई, यानी 100 से कितना हो गया? 145 हो गया। अब कहता है ये जो बढ़ा हुआ मूल्य है इसमें कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि वापस वो 100 पर आ जाए। तो 145 की वस्तु को वापस 100 तक लाने के लिए हमें पता है कितने की कमी करनी होगी? 45 की
कमी करनी होगी। प्रतिशत में पूछा है और प्रतिशत बनाएंगे। अब हमें पता है कि हम जो 45 कमी कर रहे हैं ये किस पर है, दालों के बढ़े हुए मूल्य में कमी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 145/100। तो 5 पर काटेंगे तो ये होगा 29 और ये काटेंगे तो 20। 45 दूना 90, 900/29, 3 पर जाएगा, 39 3 87, 3 30, यानी लगभग 31% की हमें कमी करनी होगी। 26 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की 2 बराबर जीवाएँ हैं। जीवाओं के बीच की बराबर दूरी हमें बतानी है। तो कोई एक वृत्त यदि हम खींचें, इसमें इसका व्यास 26 सेंटीमीटर दे रखा है, जो 10 सेंटीमीटर लंबाई की 2 बराबर जीवाएँ हैं। तो 2 बराबर जीवाएँ कब हो सकती है, जब हम एक तो केंद्र के इस तरफ खींचें और एक इस तरफ खींचें, तब इनकी लंबाइयाँ बराबर हो सकती हैं। और इसके अतिरिक्त जीवाओं के बीच की बराबर दूरी हमें बतानी है। तो बराबर दूरी बतानी है तो इनको हमें आमने सामने लेना होगा। अब एक चीज़ और जानते हैं कि जब भी हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, यानी ये जब 90 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं, तो जीवा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई की है, 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई। इसके अतिरिक्त यदि हम वृत्त की त्रिज्या को देखें तो केंद्र से हम यदि यहाँ पर मिला दें इस कोने पर, तो ये हमारी रेडियस होगी। 26 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। इसमें कर्ण है 13, आधार है 5, ये ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। वैसे ट्रिपलेट बन रही है 5 12 13, तो ये इतनी 12 है। यही काम इधर होगा, ये भी कितनी आएगी 12, जब हम एक और यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देंगे। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 12 और 12 24 सेंटीमीटर। ये आंसर है। यदि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 85 मिनट में निश्चित दूरी तय करती है। यात्रा के समय को 51 मिनट करने के लिए कार की गति कितनी होनी चाहिए। तो टाइम हमें दोनों दे रखे हैं कि जब 36 की गति से चलती है तो 85 मिनट लगते हैं। फिर कहता है कार की गति कितनी होनी चाहिए कि 51 मिनट लगे। यहाँ से टाइम का अनुपात कितना है, दोनों 17 पर कट रहे हैं, तो टाइम का रेशो है 5:3। पहले यदि 5 टाइम लगता था तो अब 3 लगना चाहिए। तो एक चीज़ और दे रखी है कि दूरी निश्चित है, तो जब भी दूरी फिक्स होती है तो टाइम और स्पीड का जो रेशो होता है वो रिवर्स हो जाता है। यानी स्पीड पहले यदि 3 थी तो अब कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। और स्पीड दे कितनी रखी है, 36 किलोमीटर पहले। तो पहले यहाँ यूनिट में है स्पीड 3 और क्वेश्चन में दे रखी है 36 किलोमीटर बराबर। तो ये कितना गुना है, 3 का 12 गुना है। तो ये नई चाल है, ये भी क्या हो जाएगी, 12 गुना हो जाएगी, यानी 12 पंजे 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी तो 51 मिनट में पहुंच जाएगी। 4000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक मेज 15%, 10% और 5% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। इसका विक्रय मूल्य बताएं। यानी शुरू में वस्तु पर 4000 रुपये लिखा हुआ है, पहली छूट है 15%, तो 15% की छूट के बाद ये बिकेगा अपने आप के 85% के मूल्य पर। अब ये नया मूल्य हो गया। उसके बाद दूसरी छूट है 10%, यानी इस मूल्य के वो 90% मूल्य पर बिकेगा। अब ये 2 छूट के बाद का मूल्य है और इसके बाद बिकेगा 5% छोड़ देंगे तो 95% मूल्य पर। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 3% हटा देंगे तो नीचे हमारे पास 3 बार 100 लग जाएंगे और प्रतिशत हट जाएंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और इससे ये हो गया। 4 से ये कटेगा 25 पर, 5 पंजे 25, 17 पंजे 85, 5 से कटेगा 19 पर। 17 निम्न हो गया 153, 153 गुना 19। या तो 19 का पहाड़ा पढ़ दो या यहाँ पर मान लेते हैं कि 20 लिखा हुआ है। जब 20 लिखा होता तो यहाँ पर हमारे पास मूल्य हो जाता 3060, लेकिन 19 कम है यानी 153 इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 2907 ये इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। 270 और 405 के HCF और LCM का अनुपात क्या होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन इसे हमें जल्दी से करना आना चाहिए। तो पहले निकालें यदि HCF का सबसे तेज़ तरीका होता है कि दोनों संख्याओं के बीच हम अंतर ढूंढेंगे। तो अंतर है 135। अब चेक करेंगे क्या 135 270 को भाग करता है, तो 135 का 2 गुना 270, इसका मतलब कर रहा है। क्या इसको भी भाग कर रहा है, 35 105 और 3 एकम 3 और 1 हासिल, यानी इसको भी कर रहा है। तो डायरेक्ट हम कहेंगे HCF आ गया 135। डायरेक्ट अंतर निकाल कर चेक कर लेना है। यदि अंतर नहीं होता तो फिर हम इसके आगे गुणनखंड और करके फिर चेक करते। अब निकालेंगे LCM निकालने का तरीका होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है दोनों में, इसका देखेंगे कि क्या पहले 405 इन दोनों संख्याओं से भाग हो रहा है। तो इससे तो हो रहा है लेकिन इससे नहीं हो रहा, इसका मतलब 405 LCM नहीं है। अब इसका पहाड़ा पढ़ते जाना है, तो इसका 2 गुना होता है यानी 405 दूने 810, तो 405 का तो 2 गुना है ही और 27 3 81, इसका 3 गुना है, यानी LCM कितना आएगा 810। तो HCF आ गया 135, LCM आ गया 810, दोनों का अनुपात चाहिए। और देख रहे हैं कि ये इससे डायरेक्ट कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि
135 एकम 135 और 135 छिक्के होते हैं 810, तो 1:6 ये होगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 में से घटाने पर प्राप्त परिणाम को 9, 10, 15 से किसी से भी भाग देने पर 7 शेष बचे। यानी क्वेश्चन क्या है कि 1936 हमें दे रखी है संख्या, इसमें से हमें कुछ माइनस करना है, फिर जो हमारे पास परिणाम आएगा उसको यदि हम इन तीनों से भाग देंगे 9, 10, 15, तो हर बार कितना शेष बचना चाहिए? 7 शेष बचना चाहिए। तो पहला काम तो कर लेते हैं कि 9, 10, 15 इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम होता है 90। अब 90 से चेक करके देख लेते हैं ताकि इन तीनों से अलग अलग चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले 1936 में हम डायरेक्ट 90 का ही भाग दे के देख लेते हैं। तो 90 दूना 180, 13 बचेगा। 136, 90 एकम 90, 46 शेष बच रहा है। इसका मतलब कि 1936 में से यदि हम 46 घटा दें तो जो परिणाम मिलेगा उससे वो क्या है 9, 10, 15 तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन हमें कहता है कि पूरा पूरा भाग नहीं होना चाहिए, 7 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब हम 46 नहीं घटाएंगे, क्योंकि 46 घटाएं पर तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 46 से 7 कम कितना घटाएंगे? 39 घटाएंगे। तो 39 वो सबसे छोटी संख्या है। एक ही आधार के व्यास व एक ही ऊंचाई पर बने शंकु, गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात बताएं। तो पहला काम तो हमें तीनों के फॉर्मूले आने चाहिए। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस तो सभी की सेम है क्योंकि सभी में आर आर आ चुका है, लेकिन ऊंचाई की जो बात आ रही है उसमें दे रखा है कि जो सभी ये जो धातुएं हैं, जो शंकु, गोला और बेलन है, ये किस पर बने हैं? एक ही आधार पर बने हैं और जितना व्यास है उतनी ही उनकी ऊंचाई है। तो इसको हम लिखेंगे कि जो इनकी हाइट है वो क्या हो जाएगी? जो डायमीटर है उसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जितना डायमीटर है उतनी ही ऊंचाई है। और डायमीटर में हमें पता है 2 रेडियस छुपी होती हैं, यानी रेडियस को डबल कर देते हैं तो डायमीटर बन जाता है, तो उतनी ही हाइट है। अब पाई का कोई काम नहीं है तीनों में, तो पाई से पाई कैंसिल हो गई। तो 1/3 आर स्क्वेयर और एच का मान क्या है? 2r है, अनुपात 4/3 आर क्यूब अनुपात आर स्क्वेयर और एच का मान है 2r। तो ये हो जाएगा ऊपर 2r क्यूब, नीचे 3 है और ये 4/3 आर क्यूब और ये हो जाएगा 2r की पावर 3। तो r की पावर 3 है सभी में, ये तो कैंसिल होगी। नीचे से 3 हटाने के लिए पूरी को हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये 3 कटेगा, ये 3 कटेगा और यहाँ 3 की गुणा हो जाएगी। तो 2:4:6 या 1:2:3 ही आंसर होगा। यदि कोट a बराबर 5/12 है तो अंडर रूट सीकेंट a माइनस कोसेक a और सीकेंट a प्लस कोसेक a माइनस अंडर रूट 17/7 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ सेक और कोसेक हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इस कोट को भी हमें इसमें चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोट a को हम लिख सकते हैं, ये यानी tan का उल्टा होता है, तो कोस a अपॉन साइन a। तो कोट a को हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब ये क्या है? इसके गुणा में 1 है और इसके गुणा में भी 1 है, तो 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक a लिख सकते हैं। और कोस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है, तो सेक आएगा नीचे। तो सेक, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 5/12। तो हम ये कहेंगे कि कोसेक का मान 5 है और सीकेंट का मान 12 है। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो अंडर रूट सेक यानी 12 माइनस 5 और नीचे हो जाएगा 12 प्लस 5। माइनस में ये चीज़ हमारे पास पड़ी है, अंडर रूट 17/7। तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट 7/17 माइनस अंडर रूट 17/7। एलसीएम लेकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 17 7 119। इस अंडर रूट 7 की यहाँ अंडर रूट 7 के साथ गुणा होगी तो 7 आ जाएगा। अंडर रूट 17 और यहाँ अंडर रूट 17 के गुणा तो 17, यानी -10/119 ये आंसर होगा।